मैंने कहा नैनी डांडा को नैनी डांडा कहते हैं कि हमारे इस ब्लॉक को पी ब्लॉक कहते हैं। तो मैंने बड़ी जिज्ञासा से उनसे पूछा कि पी ब्लॉक से क्या मतलब है, क्यों पी ब्लॉक कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी हमारी कोई अधिकारी की पोस्टिंग यहाँ होती है, किसी टीचर की पोस्टिंग यहाँ होती है, तो उसको पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं और उसको हम पनिशमेंट ब्लॉक कहते हैं। तो मैंने कहा ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि भाई इतना सुंदर आपका ये ब्लॉक है, इतने ही बढ़िया। मुझे राजनीतिक चेतना के हिसाब से भी मैं सोचती हूँ कि नैनी डांडा, हमारी विधानसभा में 3-4 ब्लॉक हैं, पर जो नैनी डांडा ब्लॉक के जो लोग हैं और जो उनकी राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं सोचती हूँ बड़ी शानदार है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पनिशमेंट ब्लॉक है। मैंने कहा बड़ा खराब, ये तो बड़ा अच्छा एक मैसेज नहीं है कि क्यों पनिशमेंट ब्लॉक मानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे इस ब्लॉक को पिछड़ा ब्लॉक भी कहते हैं। पर मैंने उनसे कहा कि आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे कभी सेवा करने का मौका मिला, और मैं सोचती हूँ कि ये माँ भूंगी देवी का, शायद महादेव का ये आशीर्वाद शायद मुझ पे रहा कि राजनीतिक जीवन में जब मैंने अपना क्षेत्र चुना तो मैंने नैनी डांडा को अपना क्षेत्र के रूप में चुना। और मैं सोचती हूँ ये आशीर्वाद है माँ भूंगी देवी का मुझ पर कि अगर मुझे कुछ काम करने का मौका मिला तो नैनी डांडा के अंदर काम करने का मौका मिला, क्योंकि मैंने नैनी डांडा के अंदर अपार संभावनाएं देखी है। मैंने नैनी डांडा के अंदर, चाहे हम पर्यटन के क्षेत्र में देखें, मैंने अपार संभावनाओं के रूप में उसको देखा है। हमारा जो क्षेत्र है कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगता क्षेत्र है, और मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि पिछली सरकार में हमने बहुत कोशिश करी और मैदाबन दुर्गा देवी मार्ग को खुलाने का काम किया। जो मैदाबन दुर्गा देवी मार्ग है अल्दुखाल से नीचे, मैं सोचती हूँ कि अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा जो रामनगर से जुड़ता है, हम रामनगर की डेवलपमेंट के, उसके विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कॉर्बेट का वही हिस्सा जो हमारी विधानसभा से जुड़ता है, जो नैनी डांडा से जुड़ता है, उसका जो लाभ है वो हमारे नैनी डांडा के लोगों को मिलना चाहिए। जब मेरी माताएं बहनें घास काटने जाती हैं, जब मेरी विशेषकर मैं अपनी माताओं बहनों से कह रही हूँ, जो मेरी माताएं बहनें घास लेने जाती है, लकड़ा लेने जाती हैं, तो कई बार उनको जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता है। देखिए कोई बात नहीं, जंगलों में रहना, जंगलों को बनाने वाले, लगाने वाले भी हमारे लोग हैं, लेकिन जब उसके फायदे की बात आती है तो हमारा ये क्षेत्र वाकई आज भी पीछे है। और मुझे इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन आज मैं समिति से भी कह रही हूँ कि ये समन्वय हमको राजनीतिक रूप में भी सरकार के साथ बनाने की कोशिश करनी चाहिए, कि चाहे वो कॉर्बेट सफारी के रूप में हो, वो गेट वहां खुलने चाहिए, जिससे तुम कैसे भगवान हुए, रणभूमि में तुम छल करते हो, तुम कैसे भगवान हुए। मन कहता है, मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं, मन कहता है, मन करता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं, एक अपनी जननी को लिखूं, दूजा धरती माँ के नाम लिखूं। हमारे यहाँ धरती को भी माँ कहा जाता है। अच्छा देखिए कर्ण को किस तरीके के श्राप मिले कि एक छोटी सी बच्ची मिट्टी के बर्तन में घी लेके जा रही थी, उसका घी गिर गया, वो रोने लग गई। कर्ण ने ये देखा तो उसको दया आ गई, उसने पूछा क्या हुआ। उसने कहा मैं घी लेके जा रही थी, अगर मेरी सौतेली माँ को पता लग गया तो मुझे मारेगी। तो कर्ण ने मिट्टी को उठाया और इतनी जोर की कसा कि उसमें से घी टपकने लग गया, तभी धरती माँ प्रकट होगी। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुझे अपने प्राणों की आवश्यकता होगी उस वक्त मैं भी तुझे ऐसे कष्ट दूंगी। आपको याद होगा जब कर्ण का रथ फंस जाता है तो मिट्टी जो था धरती माँ ने उसको जकड़ लिया था। तो ये कई सारे किस्से हैं। एक मैं खाटू श्याम की, क्योंकि अभी देखिए परफॉर्मेंस आने में देर है तो तब तक मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। खाटू श्याम जी जो भीम है उनके वंशज रहे। हुआ क्या कि एक बार खाटू श्याम जी के घटोत्कचम जिनको बोलते हैं, 2 तीर कमान लेके टहल रहे थे बरगद के पेड़ के नीचे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, कहा तुम यहां क्या कर रहे हो। उसने कहा मैं युद्ध का इंतजार कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मात्र 2 बाण से। तो उसने कहा 2 बाण, मैं तो 1 बाण से सारा युद्ध समाप्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह कैसे संभव है, मुझे कोई उदाहरण दो। तो उन्होंने कहा जो बरगद का पेड़ है मैं मंत्र ऐसा पढ़ूंगा कि इसके सारे पत्तों में छेद कर दूंगा, क्योंकि कहते हैं ना बरगद के पेड़ में सबसे ज्यादा पत्ते होते हैं। उसने आंख बंद की, एक पत्ता तोड़ के पांव के नीचे रखा भगवान श्री कृष्ण ने। उसने आंख बंद करके तीर चलाया, सारे पत्तों में छेद हो गया। एकदम से तीर जो है भगवान श्री कृष्ण के पांव की तरफ आया और उस पत्ते में भी छेद हो गया। भगवान श्री कृष्ण को बड़ा अचंभा हुआ कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति ये तो एक झटके में सारा युद्ध समाप्त कर देगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो, पता लगे कि बुराई पे अच्छाई की जीत किस तरीके से होती है और क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने उसका तुरंत गला काट दिया।
तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मेरा गला क्यों काटा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ताकि लोगों को पता लगे कि बुराई पे अच्छी की जीत के लिए क्या संघर्ष करना पड़ता है। उसने कहा भगवान आपने तो मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा मैं युद्ध देख सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को उसी बरगद के पेड़ पे बांध दिया, कहा ये युद्ध क्षेत्र सामने है, जब युद्ध होगा तुम युद्ध देख सकते हो और अंतिम युद्ध तक तुम जीवित रहोगे। अगले दिन युद्ध हुआ तो एक रथ में अर्जुन और एक रथ में कर्ण था। आपको पता होगा अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण थे और कर्ण का सारथी जो शल्य जिसको हम कहते हैं वो अर्जुन के रिश्ते में मामा भी लगते थे। तो युद्ध हुआ, अर्जुन ने एक तीर कर्ण के रथ पे मारा, कर्ण का तीर 6 कदम पीछे हो गया और कर्ण ने एक तीर अर्जुन के रथ में मारा, मात्र 3 कदम पीछे हुआ। फिर अर्जुन ने तीर लगाया कर्ण के उसमें रथ में तो 6 कदम पीछे, और जब कर्ण लगाता 3 कदम तो जैसे कर्ण तीर मारता तो वो कटी हुई गर्दन वाला बोलता था कि वाह कर्ण वाह, वाह कर्ण वाह। शाम को जब युद्ध समाप्त हुआ सूर्यास्त के बाद भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन ने जब रथ पे तीर मारा तो 6 कदम पीछे हुआ, तब तुमने वाह नहीं की, और जब कर्ण ने तीर मारा मात्र 3 कदम पीछे हुआ, तुमने वाह वाह किया। उसने कहा प्रभु ऐसी बात नहीं है, जिस रथ का सारथी इस सृष्टि का रचयिता श्री कृष्ण हो और जिस रथ के ऊपर भगवान विष्णु हनुमान जी के रूप में बैठे हुए हो, जिस रथ के पहिए को शेषनाग ने जकड़ रखा हो, उस रथ को कर्ण अगर 3 कदम 3 कोस पीछे कर देता है तो सोचो अगर ये शक्तियां उसके साथ नहीं होती तो कर्ण अर्जुन का रथ इतनी दूर फेंकता कि शायद आपको एहसास भी नहीं था। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा था कि ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि आने वाले समय में तुम मेरे नाम से ही प्रचलित होंगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। ये कथा थी खाटू श्याम जी की। तो जरा खाटू श्याम जी के नाम पर एक बार जोरदार धन्यवाद। जय खाटू श्याम। आपको दिखाते हैं लास्ट प्रोग्राम क्योंकि इसी क्रम में निवेदन करना चाहूँगा मैं हमारे सह सचिव राकेश मधवाल जी और वीरेंद्र काला जी से कि कृपया वो हमारे आदरणीय श्री प्रदीप रावत जी का मंच पर स्वागत करें पुष्प लेकर। और प्रदीप रावत जी के लिए जरूर कहना चाहूँगा कि जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रदीप रावत जी। अब इसी क्रम में मैं निवेदन करी शांति रावत जी से भी निवेदन है कि कृपया मंच पे आए, सुलोचना मधवाल जी से भी निवेदन है कृपया मंच पे आए। अनुकृति गुसाई जी के लिए जरूर कहना चाहूंगा कि कुमकुम बिंदी मेहंदी रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता और रह जाते हैं वो घर आंगन शून्य बनकर जिस घर में अनुकृति जैसी बेटियों को अवतार नहीं होता। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में। मान करता हूँ जिनके बल पे हमें उत्तराखंड मिला। हम सब हने की बात कर लेते हैं, बीलूमती चौहाई की हम बात कर लेते हैं। ऐसी वीरांगनाएं इस धरती, इस तपोभूमि, इस देवभूमि जहाँ निर्लिप्त योगेश्वर और संतृप्त देवेश्वरों की भूमि होती है, यहाँ पे जन्मी है। महिलाओं को हम प्रणाम करते हैं। हंसा ग्रुप जी वालों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे मंच पे आए और अपनी प्रस्तुति दी। आराध्या रावत है गढ़वाल गीताखंड। तो आराध्या रावत एक बार जोरदार तालियों से योग भी स्वागत कर लो।
कुछ आवश्यक सूचनाएं देनी है, जरा आप लोग कृपया ध्यान दीजिएगा। अभी कुछ ही समय में हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं। इससे पूर्व आप लोगों को कुछ सूचनाएं देनी है। योजना प्रधानमंत्री जी की एक सूर्य घर योजना है, तो उसके जो पैनल्स होते हैं वो पैनल किस तरीके से लगाए जाते हैं घर में और उनकी क्या कॉस्टिंग होती है, उससे संबंधित जो है वो इंस्टॉल वहाँ पर जो है वो लगा हुआ है, तो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तीसरी चीज, सभी के लिए जो है यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, तो आप सबसे निवेदन है कि कार्यक्रम जब समाप्त होगा तो उसके बाद सभी लोग जो है भोजन करके जाएं। कई बार होता ऐसा है कि हमारे जो है पूरे के पूरे पतीले वो ऐसे ही रह जाते हैं और बाद में वो खाना जो है वो फेंकना पड़ता है। तो मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि जो भोजन की व्यवस्था है उस भोजन को करके आप लोग जाएं। आगे के जो कार्यक्रम है, अभी हमारे बीच हमारे पास जो है 10-15 मिनट और हैं, तो 10-15 मिनट में जो जिन लोगों ने कार्यक्रम दिए हैं कि भाई हमें यहाँ पर अपनी कुछ प्रस्तुतियाँ देनी है बच्चों की, तो वो 10-15 मिनट के अंदर और दे सकते हैं, वो तैयार रहें। उसके बाद फिर जब हमारे मुख्य अतिथि आ जाएंगे तो औपचारिक रूप से ही कार्यक्रम जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को मैं जरूर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारे इस राज्य के लिए शहादत दी है। इस याद है दिवाली के टाइम एक फौजी के पिताजी से मैंने पूछा कि ये लड़ियाँ हैं, चाइनीज लड़ी ले लो, तो उन्होंने क्या सुंदर बात कही कि माना कि सस्ता है मेरी जेब को भी जचता है, माना कि सस्ता है मेरी जेब को भी जचता है, पर कैसे खरीदूं मैं वो चीन का बारूद जिसका बारूद मेरे जवान के सीने पे चलता है। तो उनकी बात मेरे दिल को कहीं ना कहीं छुई और एक छोटी सी कविता मैं पहले सुना चुका हूँ। नई चीज जब मुख्य अतिथि जी आ जाएंगे तब उसी से आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने क्या खूब कहा था कि देखिए उस फौजी की कहानी जो इस दुनिया में है नहीं, उत्तराखंड का था। उसने चिट्ठी लिखी और हमारी प्रणाली ऐसी है कि जब उसका अंतिम संस्कार हो गया वो चिट्ठी तब मिली। उस चिट्ठी में क्या था आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। लिखा था कि माना सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, भेज देना यारो मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास। सरहद पे गोली खा के जब टूट जाए मेरी सांस, भेज देना यारो मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, डोल दमों बजे, तो तुम ऐसा ही करना, मुझे घोड़ी में बिठाना, डोल दमों बजाना, पूरे गांव में घुमाना और माँ से कहना है आज बेटा दूल्हा बन के आया। अरे बहू नहीं लाया तो क्या हुआ, बारात तो साथ लाया है। मेरे बाबूजी पुराने फौजी बड़े बनमौजी कहते थे बच्चे पीठ नहीं दिखानी, सीने पे गोली खा के आना। तो उनसे कह देना मैंने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई और आखिरी गोली भी सीने पे खाई। मेरी छोटी बहना उससे कहना उसका तोहफा तो मुझे याद था मगर एक अजीब इत्तेफाक हो गया, राखी से पहले उसका भाई राख हो गया। और दोस्तों वो जो पुराने कुएं के पास खड़ी है उस घर के पास जरूर रुकना। अरे वहीं तो रहती है वो जिससे मैंने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। उससे कह देना भारत माता का साथ देते देते उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। और दोस्तों जब मेरा मित्र ये कविता सुना रहा होगा तो सुनने वालों से कह देना कि एक दिया उसके नाम का भी रख देना पूजा की थाली में। जिन लोगों की सांसें थम जाती है भारत माँ की रखवाली में, जिन लोगों की सांसें थम जाती है भारत माँ की रखवाली में। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा प्रदीप ध्यानी जी, हमारे छोटे भाई हैं, और 1-2 छोटे छोटे किस्से इनके भी सुनाऊंगा क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्तित्व हमारे बीच में। प्रदीप जी निवेदन करना चाहूंगा मैं। देखिए हमें जिंदगी में कभी किसी से कुछ सीखने के लिए मिल जाए तो बेझिझक सीख लेना चाहिए। आप इधर से दिख नहीं रहे, इधर आ जाओ। मेरे भाई हैं, देखिए मुझे अच्छी तरह याद है कि इन्होंने एक बार मुझे कहा कि मेरा पेट निकल रहा है, तो मैंने एडवाइस किया डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर ने कहा रोज 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद इन्होंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब मैं इंडिया के बॉर्डर में पहुंच गया हूँ, लेफ्ट टर्न लेके यूक्रेन निकल जाऊँ या यू टर्न लेके इंडिया आ जाऊँ। तो जोरदार ताली इनके लिए बजाइए। और एक छोटा सा किस्सा उसके बाद प्रदीप ध्यानी जी कुछ कहना चाहेंगे। और बहुत मेहनती है, राजपुर रोड में बहुत बड़ी कोठी थी इनकी। एक बार मैंने शेयर मार्केट के बारे में बताया इनको, अब ये किराए के मकान में रहते हैं। जोरदार ताली।
धन्यवाद काला जी। काला जी हमारे बड़े भाई हैं और कभी कभार वो चुटकुले सुनाते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मैं नैनाडा विकास समिति की ओर से आप सभी लोग जो भी दूर दराज से आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मैं अध्यक्ष जी और सचिव महोदय को मंच में बुलाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बीच हमारे कुछ पुराने लोग, संस्थापक लोग, जिनने इस नैनाडा विकास समिति का एक सोच रखी और इसको 1979 से आगे बढ़ाया और आज लगभग 46 साल हो गए हैं। इसी क्रम में हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस समिति को आगे बढ़ाएं। अध्यक्ष जी और सचिव साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मंच में आ जाएं, क्योंकि हमने उन पुराने पदाधिकारियों को सम्मानित करना है। अध्यक्ष जी, घड़ियाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच में आ जाएं। इसी क्रम में हम पहाड़ी हैं और हम जहां से आते हैं नैनीडांडा का सदूर, जो पौड़ी से भी काफी दूर है, काफी हमें बैकवर्ड समझा जाता था, लेकिन आज हमारे नैनीडांडा के युवाओं ने हर कदम में आगे बढ़े हैं। चाहे हमारे मंगेश घड़ियाल जी हों या अन्य कई लोग, आज हम अपनी प्रतिभाओं को भी सम्मान करेंगे, उनका भी बहुत बहुत आभार करेंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ना उकाव ना उदार, सीधे साधु गाँव को बांटू, मेरो गाँव को बांटू, कभी आए जाने ठंडो माठू, कभी आए जाने ठंडो माठू। मेरा अनुरोध आपसे है कि आप कहीं भी रहें, दिल्ली रहें, देहरादून रहें, विदेश में जाएं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, अच्छे कॉलेजों में पढ़ाएं, लेकिन एक अनुरोध है कि अपना एक कमरा किचन जरूर गांव में बनाएं। मुझे अच्छी तरह याद है जब कोरोना आया था तो मैं गढ़वाल के बॉर्डर पे, गढ़वाल के द्वार कोटद्वार में पोस्टिंग था, तब मैंने देखा कि हमारे हजारों भाई बहन सिर में अपनी गठरी लेके वापस गांव की तरफ आए। कई लोग स्कूलों में रहे, कोई छानियों में रहे, कोई तिरपाल लेके रहे। मेरा अनुरोध है कि आप देहरादून में बहुत अच्छा मकान बनाइए, लेकिन गांव में एक कमरा किचन जरूर बनाएं और साल में एक बार बहुत के मेले में कई मेले खेले होते हैं, हमारे यहाँ कई देवताओं का पूजन होता है, आप जरूर वहाँ पर जाएं। तो उसकी ड्रेस इसी क्रम में यहाँ पर हमारे श्री मंगल सिंह रावत ग्राम सिमटंडा हमारे समिति के संरक्षक रहे हैं और समय समय पर इन्होंने हमें तन मन धन से समिति को दिया है। आज भी उन्होंने समिति को 10,000 रुपए दिए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको मंच में बुलाता हूं। श्री मंगल सिंह रावत ग्राम सिमटंडा, पूर्व संरक्षक नैनीडांडा विकास समिति। इसके भी बाद